अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आपका शुक्रिया। आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक सवाबी के जलसे का कुछ ना कुछ आप तक अहवाल पहुंच चुका होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे इस व्लॉग में इस मैंडेट चोर हुकूमत को, जो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सदर मुंतखब होने की वजह से बौखलाहट का शिकार है। आज उनकी एक नहीं, दो नहीं, तीन ऐसी बौखलाहट की खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। असल में हुआ क्या, क्यों पैनिकिंग सिचुएशन में है, इनका कौन सा पैनिक बटन किसी ने दबा दिया है कि अब ये भागते फिरते हैं। सबसे पहले कि आज इस्लामाबाद में होने वाले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में इस हुकूमत को कहाँ हजीमत उठाना पड़ी और इनके आपस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कहाँ बर्तन खड़कना शुरू हो गए हैं और कहाँ सिंध में हजीमत उठानी पड़ी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को और बिल आखिर मामला रफा दफा करने की कोशिश की गई, लेकिन ये वक्ती बंद बांधा गया, मुस्तकिल इलाज इसका नहीं आया, क्योंकि वहाँ के चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हुकूमत सिंध के सामने आकर खड़े हो गए हैं उनकी मर्जी के खिलाफ। वो क्या किस्सा है और फिर बताएंगे कि शहबाज शरीफ साहब जो इधर एक तरफ ऐलान कर रहे हैं कि मैंने सऊदी अरब और कतर को कह दिया है कि अब हम दोबारा आपसे पैसे मांगने नहीं आएंगे, कशकोल मैंने फेंक दिया है, जबकि दूसरी तरफ चाइना की हुकूमत को इस हुकूमत के वजीर ख़जाना ने बाकायदा दरख्वास्त दे दी है एग्जिम बैंक को कि $3.4 बिलियन का हमारा लोन रीस्केजुअल किया जाए, क्योंकि IMF वाले हमारे सर पर बैठे हुए हैं और IMF वालों ने जिन्होंने मार्च में आना था हमारे मामलात का जायज़ा लेने के लिए, वो इस मंडे को आ रहे हैं। और फिर पिंडी वालों के चहेते मोहसिन नकवी साहब ने क्या क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में क्या वो गुल खिला रहे हैं और 20 अरब रुपए की हेर फेर का क्या चक्कर है। और आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हमारी ये वीडियो आखिर तक देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें और कमेंट सेक्शन में हमारे साथ और आपस में एक दूसरे के साथ तामीरी तबादला ख्याल जारी रखें। सबसे पहले बात करते हैं कि आज इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो आप तक खबरें पहुँची उसकी असल कहानी क्या है। एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास था, एक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास था और वहाँ मामला था सिंध में आइनी बेंच बनाने का। अब सिंध में आइनी बेंच बनाने की असल कहानी क्या निकली है कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सिद्दीकी साहब वहाँ सिंध गवर्नमेंट के सामने खड़े हो गए। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सिंध में उनके कुछ ऐसे मामलात हैं, वो अपनी मर्जी का आइनी बेंच बनाना चाहते हैं और उसका सरबराह भी अपनी मर्जी का लगाना चाहते हैं और जिस बंदे को वो अपना समझते हैं और जिसके सर पे सिंध गवर्नमेंट ने हाथ रखा है, सीनियरिटी में उनका नंबर 7वां 8वां बनता है। और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी और उनके दीगर जो सीनियर्स हैं वो ये कतन नहीं चाहते कि 7-8 सीनियर जज साहबान को सुपरसीड करके नीचे से हुकूमत का एक उठा के बंदा पिक एंड चूज करके उसे आइनी बेंच का सरबराह लगा दिया जाए और फिर वहाँ लोगों में जो बेचैनी, जो इस्लामाबाद में तो इस हुकूमत ने PDM2 की मैंडेट चोर हुकूमत ने जस्टिस याया अफरीदी को भी सुपरसीड कर दिया, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, 3 सीनियर्स को नज़रअंदाज करके चौथे नंबर से अपनी मर्जी के जस्टिस अमीनुद्दीन को आइनी बेंच का सरबराह बना दिया और फिर जजेस भी उन्हें एक सिवाय जस्टिस आयशा मलिक के बाकी सारे अपनी मर्जी के अपनी पसंद के जजेस भी उनके हवाले कर दिए गए कि ठीक है, अब यहाँ जो भी आएंगे हुकूमती मामलात वहाँ खुद ही अपनी मर्जी से फैसले भी जस्टिस अमीनुद्दीन साहब से ले लिए जाएंगे, क्योंकि ये जस्टिस अमीनुद्दीन वही हैं जिन्हें काजी फैज़ ईसा के दौर में दस्तखती जज कहा जाता था कि जहां काजी साहब इन्हें कहते हैं दस्तखत कर दो, ये बगैर पूछे दस्तखत कर देते हैं। और उन्हें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकला ने अदालत के अंदर बैठे हुए उनके मुंह पे उन्हें कहा कि आप चमचा जज हैं। ये इज्जत है जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की और उन्होंने ज़िंदगी में आज तक उनका कोई आइनी केस, रिपोर्टेड केस, उनकी जजमेंट कोई नहीं आई। और रिपोर्टेड जजमेंट वो होती है जो कोई मार्कातुल आरा किस्म का किसी जज ने फैसला किया हो, जिसे बाकायदा नज़ीर बनाया गया हो और बाद में आने वाले केसों में बतौर नज़ीर इस्तेमाल किया जाता हो। इन्होंने कोई आज तक ऐसा कमाल नहीं किया, लेकिन इनका सिर्फ एक कमाल है कि ये दस्तखतिया जज हैं। इन्हें वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब, अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और PDM2 के दीगर शरीके और PDM2 के दूसरे क्राइम इन पार्टनर सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब की तरफ से जो भी पैगाम आएगा ये आराम से वहाँ दस्तखत कर दिया करेंगे। फेडरल में तो इनका दाल दरिया चल गया, क्योंकि यहाँ मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी इकट्ठे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाने के लिए, क्योंकि यहाँ जितने आइनी मामलात आने हैं उनमें सीधा टारगेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान और उनकी पॉलिटिकल पार्टी होनी है। इसलिए यहाँ तो दोनों मिल बैठे, लेकिन सिंध में मसला बन गया। सिंध के चीफ जस्टिस
शफी सिद्दीकी साहब ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और काफ़ी ले दे के बाद फिर वहाँ मामला यहाँ निपटाया गया कि फिल वक्त 2 हफ्ते के दौरान, आइंदा 2 हफ्ते के लिए वहाँ जितने भी सिंध हाई कोर्ट के जज साहबान हैं सबको आइनी बेंच में शामिल किया जा सकता है और सारे आइनी मामला सुन सकते हैं। 2 हफ्ते के टाइम के दौरान अब क्या किया जाएगा? या तो अपने ज़राए से, पुलिस से, एजेंसी से कहीं उन्हें प्रेशराइज किया जाएगा जजेस को जो सुपरसीड हो रहे हैं कि वो शोर ना करें, और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को भी कि वो मान जाएं जरदारी साहब की और उनकी सिंध गवर्नमेंट की बात, और जिस बंदे को वो आइनी बेंच का सरबराह बनाना चाहते हैं उसे बनाने दें। वरना दूसरी सूरत ये की जाएगी कि जस्टिस शफी सिद्दीकी साहब जो चीफ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट के, और उनके साथ बाकी जो 3-4 सीनियर जज साहबान जो इस मामले पे काफ़ी शोर कर रहे हैं या नाखुश हैं, उन्हें एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने जजों की तादाद बढ़वा ली है, इसलिए वहाँ से 4-5 को इधर भेज दिया जाएगा, बाकी फिर 3-4 अगर सुपरसीड होते भी हैं तो वहाँ अकोमोडेट करके अपनी मर्जी का आइनी बेंच सिंध में जरदारी साहब बनवाना चाहते हैं। फिल वक्त कहा गया कि 24-25 नवंबर तक तमाम सिंध हाई कोर्ट के जज साहबान आइनी बेंच मेंबर हो सकते हैं और आइनी मामलात पे अपनी राय दे सकते हैं, हम फैसले सुन सकते हैं। जबकि पंजाब गवर्नमेंट ने कहा हमारा ऐसा कोई मजाक ही नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा बंदा कुछ मिला ही नहीं अभी तक, इसलिए वहाँ उन्होंने कहा हमें आइनी बेंच बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए पंजाब गवर्नमेंट तो पीछे हट गई है। KPK गवर्नमेंट पहले ही आइनी बेंच बनाने के खिलाफ है, और बलूचिस्तान गवर्नमेंट का तो उसे तो अभी तक हमने मेन स्ट्रीम में शामिल ही नहीं किया, और उनका ऐसा कोई मामला नहीं है जो फेडरल में जो खिचड़ी पक रही होती है, या उन्हें तो एक दूर अफ्तादा प्रोविंस है हमारा और वहाँ उनके साथ ट्रीट भी ऐसे ही किया जाता है, सिवाय इसके कि गुज़श्ता रोज़ वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने कोई रैली करनी थी, जलसा जुलूस करना था, उन पे जिस किस्म का तशद्दुद किया गया और बलूचिस्तान पुलिस ने उन्हें जिस तरह मारा पीटा और हॉस्पिटल्स में पहुँच गए, हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी अनाउंस कर दी गई, वहाँ सैकड़ों की तादाद में ज़ख्मी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अस्पताल में पहुँचे, वहाँ जिस तरह उनका खून बहा, वो तस्वीरें और वो फुटेजेस देखने के बाद महसूस हुआ कि हाँ, बलूचिस्तान वालों को भी PTI वालों को मेन स्ट्रीम में शामिल कर लिया गया है कि अगर पंजाब या फेडरल गवर्नमेंट में या सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को के साथ एजेंसीज़ और पुलिस वाले मिलकर ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, तो बलूचिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले पीछे कैसे रहें? उन्हें भी मेन स्ट्रीम में खून खराबे में और ज़्यादतियों में उन्हें भी मेन स्ट्रीम में शामिल कर लिया गया। वापस आते हैं इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में दूसरा मामला वहाँ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में डिस्कस हुआ वो था 6 जजेस का ख़त। अब इस 6 जजेस के ख़त में भी क्या हुआ कि जो कुछ पीछे हुआ उस पर मिट्टी डाल दी गई और आइंदा के लिए ज़ाब्ता अखलाक का एक नया डोल डाल दिया गया कि ज़ाब्ता अखलाक बनाया जाएगा और अगली मीटिंग में उसे डिस्कस किया जाएगा। हालांकि होता यह है कि ये कंप्लेंट जो थी ये बेसिकली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास आई थी और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसके सरबराह होते हैं। तो काजी फायज़ ईसा साहब के पास जब ये 6 जजेस का ख़त आया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने बताया कि हमारे साथ ये वाक़यात हुए हैं, हमें बताया जाए हम आइंदा इस प्रेशर को किस तरह हैंडल करें। अब जब शिकायत आती है आपके पास तो उसका पहली बात तो ये है कि जिस तरह लोगों को तक इतलात पहुंची, आम पाकिस्तान के लोगों को, तो लोग गश्त बदंदां थे कि ये भी हो सकता है कि हाई कोर्ट के जज, सीनियर जज साहबान के किसी के वालिद को बलूचिस्तान से उठा के यहाँ इस्लामाबाद लाया जाए, उसके बेटे जज को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, प्रेशराइज करने के लिए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो सीनियर मोस्ट जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बाद, उनके किसी अजीज रिश्तेदार को अगवा करके प्रेशराइज किया जाए और जस्टिस तारिक जहांगीरी के डिग्री पे इस तरह के मामलात उठाए जाएं और जस्टिस तारिक जहांगीरी के घर में उनके बेडरूम तक इंटेलिजेंस एजेंसीज वाले कैमराज लगाएं और जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ उनकी सिटीजनशिप वाला किस्सा और उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जाएं। क्या ये सब कुछ हो सकता है? ये सारी बातें जब आम लोगों के लिए हैरान कुन थी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा जो उस वक्त थे उनके लिए क्यों नहीं थी? उन्होंने इन जज साहबान को अपने पास बुलाया और उनसे ये पूछने की बजाय कि ये आपके साथ क्या हुआ और इसको किस तरह सदेबाब किया जाए, काजी साहब इस इंटरोगेशन में लगे रहे कि ये ख़त किसने लिखा। वो उन्हें पेनलाइज करना चाहते थे। वो जज इकट्ठे थे और बाद अज़ां उनके खिलाफ फिर ये सारी कार्रवाइयाँ मजीद हुई, उनके खिलाफ आम शहरियों से दरखास्तें दिलवाई गई और उन्हें अंडर प्रेशर करने की कोशिश की, लेकिन वो 6 के 6 यूनाइटेड रहे और इसी वजह से उनकी बचत भी हो गई, वरना उनमें से एक आध बंदा भी स्लिप होता तो शायद ये 6 के 6 आज घर बैठे होते। लेकिन काजी साहब ने सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करके इस मामले को दबाए रखा। अब काजी साहब चले गए, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी आ गए और काजी साहब ने मामला इसलिए भी नहीं उठाया था क्योंकि उन्होंने तो सीधा सीधा लिखा हुआ था कि हमें ISI के और इंटेलिजेंस एजेंसीज वाले तंग करते हैं,
तो काजी साहब कैसे आईएसआई या इंटेलिजेंस एजेंसीज के खिलाफ जा सकते थे, जबकि काजी साहब तो अपनी 3 जो उनकी जायदादें, अभी उनकी तस्वीरें भी आपने देखी होंगी सोशल मीडिया पे, लंदन में जो उनकी 3 जायदादें थी वो छुपाते फिरते थे। वो उसका काजी साहब खुद जवाब नहीं दे सके थे, और फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज ने और हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने काजी साहब को गले से पकड़ा, उन्हें ब्लैकमेल किया, उन्हें डराया धमकाया, और उसके बाद काजी साहब आराम से अच्छे बच्चे बन के अपना टेन्योर पूरा कर गए, और आखिरी दिन तक पिंडी वालों की मर्जी और मंशा के मुताबिक इमरान खान को और उसकी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाए रखा। हत्ता के जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुजाहिर नकवी, जिसके बारे में भी उन्हें ज़रा सा भी शक हुआ कि ये शायद इमरान खान के हक़ में फ़ैसले दे रहे हैं या आइन और कानून को देखते हुए जो फ़ैसले दे रहे हैं वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आ रहे हैं, इसलिए काजी साहब ने इन तमाम सीनियर जज साहिबान को बदनाम करने में और उनको अंडरमाइन करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। अब आ गए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, उनके पास भी यही लेटर 6 जजेस वाला उनके सामने था। याहिया अफरीदी साहब ने काजी फाइज ईसा साहब वाला रूट तो इख्तियार नहीं किया, क्योंकि शायद इनकी जायदादें नहीं हैं या अभी तक कोई इनके मामलात हमारी इस्टेब्लिशमेंट के हाथ नहीं लगे, तो इसलिए याहिया अफरीदी साहब ने ऐसा कोई काम तो नहीं किया। लेकिन याहिया अफरीदी साहब का मिजाज जो है, जो अब तक उनका मिजाज सामने आया है, उसके मुताबिक वो भी गीली जगह पर पाँव नहीं रखते, और यही उनके बारे में था कि हमेशा इससे पहले भी जब इंटेलिजेंस एजेंसी से मुतलका या एस्टेब्लिशमेंट से मुतलका कोई भी केस उनके पास आता था तो वो आराम से निकल जाते थे, साइड पे हो जाते थे और उस बेंच में शामिल ही नहीं होते थे। अब उनके पास जब ये मामला पहुंचा तो बिल्कुल अपने मिजाज के ऐन मुताबिक उन्होंने यही कहा कि अच्छा, जज साहिबान का जो लेटर आया है इसमें उन्होंने उसका पहला पोर्शन तो ये है कि हमारे साथ ये वाक़यात हुए हैं, दूसरा पोर्शन ये है कि आइंदा इस प्रेशर से, इस दबाव से बचने के लिए क्या किया जाए। तो पहले जो वाक़यात हुए हैं उस पर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने लब कुशाई करने की कोशिश नहीं की, या तहकीकात कराने की कोशिश नहीं की, या उनकी ढारस बनाने की कोशिश नहीं की, या जिम्मेदारान चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसीज वाले, MI वाले थे, ISI वाले थे, IB वाले थे, FIA वाले थे, या इस्लामाबाद पुलिस थी, या और कोई लोग थे, उनके खिलाफ याहिया अफरीदी साहब ने किसी किस्म के अहकामात जारी करने की हिम्मत नहीं उनमें आई। अलबत्ता आइंदा के लिए क्या होगा उसका ज़ाब्ता अखलाक तरतीब देने का उंदिया दिया है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने। अब देखें वो क्या होता है, लेकिन कम अज़ कम इतना पता चल गया है कि याहिया अफरीदी साहब अब बाकी आने वाले दिनों में किस तरह गुजारा करेंगे। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान को कहा है कि जो ख़त आपने लिखा था अच्छा किया आपने, लेकिन उसमें जो वाक़यात लिखे हैं उनको भूल जाएं, उन पर तहकीकात करने की मुझ में हिम्मत नहीं है। हाँ, आइंदा के लिए ज़ाब्ता अखलाक तैयार कर लेते हैं, लेकिन इस दौरान जो आम शहरियों की तरफ से इन जज साहिबान के ख़िलाफ़ एप्लीकेशंस दी गई, वहाँ मामलात देखे गए कि तकरीबन 7-8 जजेस के ख़िलाफ़ 29 कंप्लेंट्स आई हुई हैं, और उनमें से 10 को बेबुनियाद करार देकर डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। बाकी 19 की अभी तक नहीं पता चला कि उन पर तहकीकात होंगी, क्या होंगी, कौन कौन किन लोगों के खिलाफ क्या शिकायत हैं, लेकिन 10 को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है कि ये बेबुनियाद हैं, इनमें कोई सबूत नहीं है। लेकिन इतनी जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और उनकी वहाँ बैठी हुई टीम में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो जो 10 थे डिस्पोज ऑफ जिनको की गई हैं, उन लोगों से बुला के पूछा तो जाए कि आपने किसके कहने पे इन मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के खिलाफ बेबुनियाद शिकायत दर्ज कराएं और उनके खिलाफ आपने एप्लीकेशनें दी। आम तासर यही है कि वो जो होता है ना कि आम शहरी ने, मोहम्मद असलम ने, फ़लाँ जगह रहने वाले एक रिहायशी मोहम्मद असलम ने फ़लाँ जज के खिलाफ शिकायत कर दी, फ़लाँ आम शहरी ने शिकायत कर दी। वो सारे आम शहरी जब उन तक वहाँ रिपोर्टर्स हमारे पहुँचे या दूसरी इतलात आई, वो यही आई कि वो आम शहरी ISI के भेजे हुए होते थे या हुकूमत के भेजे हुए होते थे। उन आम शहरियों के खिलाफ याहिया अफरीदी साहब ने भी हिम्मत नहीं की। हमारी ख्वाहिश होगी कि याहिया अफरीदी साहब थोड़ी सी हिम्मत पैदा करें, उन आम शहरियों तक पहुँचें और उन्हें बुलाएं और उनसे पूछें कि आपने किसके कहने पे ये बेबुनियाद एप्लीकेशंस दी थी इन जज साहिबान के खिलाफ और उन्हें डिफेम करने की कोशिश की थी। अब आते हैं इस मैंडेट चोर हुकूमत की दूसरी बौखलाहट, शहबाज शरीफ साहब की बौखलाहट है। शहबाज शरीफ साहब एक तरफ तो कहते हैं कि मैं सऊदी अरब और कतर को अब क्लियर कर आया हूँ कि आइंदा मैं कशकोल लेके नहीं आऊँगा, लेकिन अपनी हुकूमत का उनका हाल ये है कि उनके वज़ीर ख़जाना, अब इस्लामाबाद में लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है, वहाँ वज़ीर ख़जाना के जाने की समझ नहीं आती, लेकिन शायद उन्हें कुछ कहना था, वो वहाँ चले गए, मौका उन्हें चाहिए था। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में या दूसरी पब्लिक गैदरिंग में तो जाने की इस हुकूमत के किसी वज़ीर की हिम्मत नहीं होती, लेकिन इस तरह का कोई सरकारी फंक्शन जो होता है, जो कंट्रोल्ड होता है, वहाँ जाके ये अपने दिल की भड़ास निकाल लेते हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने जहाँ वैसे बताया कि महंगाई की क्या सूरत हाल है, फ़ॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या हैं, बाकी हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उनके मुँह से एक फ़िक्रा निकल गया। उन्होंने कहा हमारी हुकूमत का हाल ये है कि हमें ना तो कोई डिपॉज़िट देने के लिए, फ़ॉरेन एक्सचेंज देने के लिए तैयार है,
और ना हमारा कोई कर्ज पहले जो हमने लिए हुए हैं उन्हें रोल ओवर करने के लिए कोई तैयार है। बाद अज़ां इस खबर की डिटेल शहबाज राना और इरशाद अंसारी साहब ने एक्सप्रेस में रिपोर्ट की हैं और उन्होंने बताया है कि चाइना से 3.4 बिलियन डॉलर, जो एग्जिम बैंक चाइना का बैंक है, उन्हें रीस्केड्यूल करने की दूसरी दफ़ा इस गवर्नमेंट ने दरख्वास्त दी है। इससे पहले ये एक दरख्वास्त दे चुके हैं जो रिजेक्ट हो गई है। अब दोबारा इन्होंने दरख्वास्त दी है कि 3.4 बिलियन डॉलर का जो आपसे हमने लोन लिया हुआ है उसे प्लीज़ रीस्केड्यूल कर लें। हमारी हुकूमत में इतनी हिम्मत नहीं कि हम आपको वक्त पर वो अदा कर सकें। अभी तक चाइना ने उसका जवाब नहीं दिया, पहली दफ़ा उन्होंने इनकार कर दिया। दूसरा, इस हुकूमत की कमज़ोरी आप देखें कि IMF को इनके अल्लों तल्लों की रिपोर्ट पहुंच गई इन तक। उन्हें पता चल गया कि अभी हमने IMF ने जो ही पहली किस्त ने जारी की है उसके बाद इस हुकूमत ने हाथ खुला कर दिया है और उन्होंने वो पैसा अपने क्रोनीज में बांटना शुरू कर दिया है। हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को ब्राइब करने के लिए इन्होंने 2 रोज़ पहले जो मराहत का तजोरियों का मुंह खोला है उसकी डिटेल्स भी इंतहाई खौफनाक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस हैं उनका हाउस रेंट 68,000 रुपया माहाना था, जिसे बढ़ाकर 3,50,000 कर दिया गया और वजह यह बताई गई है कि इस्लामाबाद में घर बहुत महंगे हो गए हैं। अब इस्लामाबाद में इससे पहले गुज़श्ता कल तक अगर इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस 68,000 में किराए पे घर ले सकते थे, अब वो अचानक 68,000 से बढ़कर 3,50,000 कैसे हो गया? अगर यही रेशो हो गई है तो बाकी इस्लामाबाद में जो एक LDC है, UDC है, एक नायब कासिद है, एक 14वें ग्रेड का, 16वें ग्रेड का, 18वें ग्रेड का अफसर है, उन लोगों का क्या कसूर है? क्या उनको भी आप इतनी रेस दे रहे हैं या उन्हें फ्री में आप घर दे रहे हैं? जुडिशल अलाउंस कि जी अदालतों में काम करते हैं तो इनका जुडिशल अलाउंस होना चाहिए जज साहबान का 3,42,000 था पर मंथ, उसे बढ़ाकर 10,90,000 रुपया कर दिया गया। 3 लाख से 10,90,000। अब ये इंक्रीज है या ये ब्राइब है, खुले खुली रिश्वत है कि हुकूमत की तरफ से हाथ ज़रा हौला रखिएगा, हमें तंग ना कीजिएगा, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में 26वीं आईनी तरमीम भी चैलेंज हो गई है। इसके अलावा PTI का इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला मामला भी है, बल्ला छीनने वाला मामला भी है और मखसूस नशिस्तों वाला मामला भी है और फिर और भी मामलात होते हैं, करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। कहीं कोई जज ज़्यादा परेशानी के आलम में वो देबिया केस दोबारा ना खोल ले और बहुत कुछ है। इनका ओमनी ग्रुप है जरदारी साहब का, तो लाखों करोड़ों अरबों के इनके मामलात हैं। तो वो कहते हैं बस जज साहिबान के मुंह में इतने पैसे डाल दो कि ये हमारी तरफ ना देखें और हम जो कोने में बैठ के जो खीर खा रहे हैं हर कोई खाते रहें। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनसे भी ये गवर्नमेंट तंग होती है, क्योंकि सारे मामलात उनके पास आते हैं और फिर वहाँ से आगे आते हैं। तो उनको भी उनका मुंह बंद करने के लिए भी इन्होंने उनके हाउस रेंट में 3,50,000 का इजाफा कर दिया और जुडिशल अलाउंस उनका 3,42,000 से 7,48,000 कर दिया। अब इस तरह की रिपोर्ट जब IMF के पास जाएंगी कि इस हुकूमत को तो कहीं से चाहे उधार में ही पैसे मिलते हैं, उसके बाद ये लुटाना शुरू कर देते हैं। और पंजाब की इनके पास शिकायत IMF के पास पहुंची कि बाकी 3 प्रोविंसेस ने तो अपना कंट्रोल कर लिया खसारा, पंजाब में क्योंकि मरीम नवाज ने सुबह दोपहर शाम 2-3 उनकी टिकटॉक गवर्नमेंट है, उन्होंने नए नए प्लान अनाउंस करने होते हैं, चाहे प्रैक्टिकली वो उनका अशर क्या हो, लेकिन एक दफ़ा वो अनाउंस कर देती हैं और उन्होंने टिकटॉक बनवाने होते हैं और बड़ा उसका प्रोटोकॉल होता है और उसको अरबों रुपए उसके टेलीविज़न पे और अखबारात पे उस जो भी नया प्रोग्राम वो लॉन्च करती हैं उसकी एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर देते हैं। तो वहाँ से 160 अरब का उनका खसारे का बजट, अभी इस वक्त उनकी पोजीशन ये है कि वो 160 अरब रुपए के खसारे में चल रही हैं। और IMF ने शर्त ये दी थी, जो पिछली किस्त उन्होंने IMF ने दी थी, कि आपने अपना खसारा कंट्रोल करना है। तो इस तरह की जब रिपोर्ट्स IMF के पास आएंगी तो उन्होंने आना था मार्च 2025 में हमारा जायज़ा लेने कि हम क्या जो हमने मुआहदा किया है हमारी हुकूमत ने IMF के साथ उस पर पूरा उतर रही है ये हुकूमत या नहीं। लेकिन चूंकि उनके अल्लम तल्लम की रिपोर्ट वहाँ पहुँच गई, IMF का इस्लामाबाद में भी एक ऑफिस है और दुबई में जो ऑफिस है रॉबर्ट जोनाथन जिसके हेड हैं वो दुबई से बैठ के भी वाच करते हैं, तो उन्होंने भी रिपोर्ट्स भेजी होंगी। तो अब IMF का स्पेशल डेलीगेशन इस मंडे को इस्लामाबाद पहुंच रहा है और वो वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब से कहेगा कि ज़रा इधर आएँ, बैठें हमारे साथ, आपने IMF के साथ वादे क्या किए थे और प्रैक्टिकली आप कर क्या रहे हैं। तो इस हुकूमत की बौखलाहट है, लेकिन इन्हें लगता है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं तो हमारी हुकूमत का चल चला हुआ है, इसलिए जाते जाते जितनी रेवड़ियाँ बांटनी हैं बांट दें। अब रेवड़ियाँ बांटने की बात है तो मोहसिन नकवी साहब भी किसी से पीछे नहीं है। मोहसिन नकवी साहब का भी स्कैंडल सामने आने वाला है। फिल वक्त तो इंडिया ने कहा है कि हम चैम्पियंस ट्रॉफी में खेलने नहीं आएंगे पाकिस्तान में, और मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा दलेराना बयान दिया है कि फिर हमसे भी कोई बेहतरी की तवक्को ना रखें। लेकिन असल मामला ये है
कि मोहसिन नकवी साहब को जिस तरह विक्रांत गुप्ता जो मारूफ स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं इंडिया के, उन्होंने कहा है कि ये हुकूमत असल बात नहीं बता रही कि इनसे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से इन्होंने जो उखाड़ पछाड़ शुरू की हुई है पाकिस्तान के क्रिकेट स्टेडियम्स में, वो अभी तक इनसे काम मुकम्मल नहीं हो रहा। और दूसरा, इन्हें 3 महीने पहले जाना चाहिए था ICC के पास और बताना चाहिए था कि हम ये हमारा प्लान है, और इंडिया से पूछें कि इंडिया आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि खदशात तो थे कि इंडिया नहीं आएगा। तो ये पहले क्यों नहीं गए? अगर ये पहले चले जाते तो असल मसला ये होता, मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये पहले चले जाते तो ICC वालों ने कहना था, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वालों ने, कि चलें इंडिया तो बाद में करेंगे, आप पहले ये बताएं आपने इंतजामात आपके कहाँ तक पहुँचे हैं। तो मोहसिन नकवी साहब के पास इंतजामात तो थे नहीं। अब भी इन्होंने जो इंतजामात इन्होंने किए हैं, इन्होंने पूरा कज़ाफ़ी स्टेडियम उखेड़ दिया, क्योंकि कहीं वहाँ जावेद मियांदाद इनको लियर, सरफराज नवाज इनको लियर, इमरान खान इनको लियर, अब्दुल कादर इनको लियर, रमीज़ राजा इनको लियर, बहुत सारे इनको लियर, इनको अच्छे नहीं लगते थे, इन्होंने सारे उखेड़ दिए, नए सिरे से वहाँ बनाने शुरू कर दिए इनको लियर्स। और जितना इन्होंने मुल्तान स्टेडियम, पिंडी स्टेडियम, फैसलाबाद स्टेडियम, लाहौर स्टेडियम में जो उखाड़ पछाड़ शुरू की है, उसका मजमूई तखमीना 20 अरब रुपए बताया जाता है। अब ये 20 अरब रुपए इन्होंने क्यों इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया? हालांकि थोड़ी सी रिपेयर से भी काम हो सकता था और चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हो सकते थे, लेकिन क्योंकि बड़ा दिखाएंगे, बड़े पैसे खर्च करने का मौका मिलेगा, तो ज़्यादा होंगे तो फिर अपनी मर्जी के, अपने पसंद के लोगों को, कॉन्ट्रैक्टर्स को ओबलाइज किया जाएगा। तो ये 20 अरब रुपए की हेर फेर का मामला है, जो किसी सूरत मोहसिन नकवी साहब ऐसा नहीं चाहते थे कि अगर पहले ICC वालों से बात करते तो उन्होंने आके देखना था, तो उन्होंने कहना था कि आपसे ये नहीं हो सकेगा, छोड़ें या रहने दें, दुबई कर लेते हैं, श्रीलंका कर लेते हैं, साउथ अफ्रीका कहीं और ये ट्रांसफर शिफ्ट कर देते हैं। और इंडिया को भी इतराज़ है, इसलिए मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि बिल्कुल अपना काम जारी रखें, ये 20 अरब रुपए जो मेरे हाथ से गुजर कर खर्च होने हैं, इसमें वो अपने कई लोगों को ओबलाइज कर लेंगे। तो असल मसला ये है, इंडिया के साथ जो अभी इनके सींग फंसे हैं, लगता नहीं कि इंडिया मोहसिन नकवी साहब को आसानी से जाने दे, क्योंकि नजम सेठी साहब जैसे उनके दोस्त जो बज़ाहिर मोहसिन नकवी साहब को मशवरे भी देते हैं, दूसरी तरफ उनके राब्ते भी हैं ICC वालों से और BCCI वालों से। और नजम सेठी साहब का एक और भी मसला है, वो शदीद मुश्किल में है इस वक्त, क्योंकि बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी है, वो इमरान खान के खिलाफ खुल के तबसरे भी करते हैं, तनकीद भी करते हैं, और इमरान खान को अपना ज़ाती जानी दुश्मन समझते हैं। उनके तबसरे सुने जाएँ तो ऐसा ही लगता है कि उनका कोई सियासी इख्तिलाफ नहीं है, नज़रियाती इख्तिलाफ नहीं है, बल्कि ज़ाती दुश्मनी है उनकी। हत्ता कि आज गुज़श्ता रात जो प्रोग्राम कर रहे थे सईदा आयशा नाज के साथ, उसमें नजम सेठी साहब को ख्याल नहीं रहा कि वो जर्नलिस्ट हैं, वो इस हद तक चले गए कि उन्होंने कहा कि जो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो लॉबिंग हो रही है, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जुल्फ़ी बुखारी कर रहे हैं, और हमारी तरफ से अली जहांगीर सिद्दीकी जो साबिक एम्बेसडर थे पाकिस्तान के अमेरिका में, हमारी तरफ से वो कर रहे हैं। अब नजम सेठी साहब से कोई पूछे कि हजूर हमारी तरफ कौन सी होती है, आप बतौर जर्नलिस्ट कब से आपकी तरफ हो गई? आप हमारी तरफ का मतलब ये है कि आप मुस्लिम लीग नून की तरफ, इस PDM 2 की मैंडेट चोर हुकूमत की तरफ की बात कर रहे हैं, और आप उनकी ही तरफ से हैं। पूरे पाकिस्तान को पता है, लेकिन थैंक यू, आज आपने अपने मुंह से अदा कर दिया ये लफ्ज़, और आपने बता दिया कि अली जहांगीर सिद्दीकी हमारी तरफ से वहाँ लॉबिंग कर रहे हैं। और नजम सेठी साहब की परेशानी ये है कि अब वो लंदन जाके बैठे हुए हैं, मियाँ साहब ने वहाँ उनसे वहाँ नहीं मिले, ज़रा मियाँ साहब सिर्फ वहाँ उन्होंने टच एंड गो किया, वहाँ से वो जनेवा चले गए। अब नजम सेठी साहब वहाँ से रोज़ाना प्रोग्राम कर रहे हैं, और रोज़ाना इमरान खान के खिलाफ भरपूर तकरीर फरमाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मियाँ साहब जो ही जनेवा से वापस आएंगे तो उन्होंने दरख्वास्त दी हुई है मिलने की, मियाँ साहब से मिलेंगे, और मियाँ साहब से फिर वो अपने जो भी उनके जहन में साजिशें चलती हैं, और वो मियाँ साहब से ओहदा मांग रहे हैं कि आपने क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भी मोहसिन नकवी से वापस ले कि मुझे नहीं दिया। वैसे भी हुकूमत में कोई मुशीर वगैरह कोई इतने आपने जहाँ रखे हुए हैं 60-70 मुशीर, और तो कहीं मुझे तो अकोमोडेट करें। हालांकि उनकी मिसेज जुगनू मोहसिन वो मरियम नवाज़ की तालीक रही हैं, उनके ट्वीट्स लिखती थी ट्विटर पे, और ये खुद मियाँ साहब के एडवाइज़र हैं। इतना कुछ करने के बावजूद कोई सरकारी ओहदा नहीं मिल रहा, तो शदीद परेशानी है। लेकिन मियाँ साहब उन्हें कहेंगे कि ओहदा तो मुझे भी कुछ नहीं मिला, मुझे बुला के पाकिस्तान जाके उन्होंने इतना ख़राब किया, तो अब मैं आपके लिए क्या कुछ हासिल करूँ। अब नजम सेठी साहब और उनकी मिसेस ये मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के हमेशा कैंप में रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत इस वक्त शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की है। उन दोनों के हक में आप कभी नजम सेठी साहब की तरफ से इस तरह का कोई मैसेज या इस तरह का कोई लॉबिंग, उनकी इस तरह की कोशिश नहीं सुनेंगे उनके मुंह से, जिस तरह की वो मरियम नवाज़ या मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के लिए अदा करते हैं। लेकिन देखें अब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात के बाद अगर उन्हें कुछ मिल जाता है, इसलिए जब तक मियाँ साहब से उनकी मुलाकात नहीं होगी उस वक्त तक नजम सेठी साहब बिला नागा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पे चढ़ाई करते रहेंगे। और अब आखिरी प्रोग्राम में वो यहाँ तक कह गए कि कोई इम्कान नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का
कोई इम्कान नहीं है इमरान खान का। और बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इमरान खान के हालात बेहतर नहीं होंगे। ये उनकी दिली ख्वाहिश है, हालांकि हालात इस तरह के नहीं हैं। हुकूमत से पूछें, शहबाज शरीफ से पूछें, आसिम मुनीर साहब से पूछें कि वो क्यों भागते फिरते हैं। इसके साथ ही नाजरीन आपसे इजाज़त चाहेंगे, बहुत जल्द एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक आप अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। अल्लाह हाफ़िज़।